हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जो इसकी हिडन वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है? बॉन्ड वैल्यूएशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे हम बॉन्ड की जो ट्रू वैल्यू है, जो फेयर प्राइस है, उसे हम डिटरमाइन करते, उसे हम पता करते, फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए, आपने शेयर्स की वैल्यूएशन में भी पढ़ा है और वहाँ पे भी आपने यही देखा है कि शेयर्स की वैल्यूएशन हम कैसे करते थे। उसकी शेयर की वैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता था कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी रियल वर्थ को फाइंड आउट करना है ना, कि कैसे, क्या है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, फेयर प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है शेयर्स की, वो हम फाइंड आउट करते थे और उसी के बेसिस पे आगे का डिसीजन लेते थे कि हमें शेयर्स को परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। करेक्ट? तो इसी तरीके से जब बॉन्ड की वैल्यूएशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या निकल के आया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसको हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं या प्राइस ऑफ बॉन्ड कहते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखिए, जैसे शेयर्स में होता था सेम आपका बॉन्ड में होता था होगा। शेयर्स में आप क्या कहते थे, जितने भी कैश फ्लोज होते थे उनकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती थी, उसका सम अप ही क्या कहलाता था, इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की कहलाती थी या शेयर की वैल्यूएशन होती थी। सिमिलरली बॉन्ड की वैल्यूएशन भी क्या होगी, बॉन्ड की जो भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना ही बॉन्ड की वैल्यूएशन होगी, बॉन्ड की वैल्यू होगी या प्राइस ऑफ बॉन्ड होगी। ठीक, अब प्रेजेंट वैल्यू किस किस चीज़ की होगी, जो भी कैश फ्लोज होंगे। तो बॉन्ड के केस में क्या कैश फ्लो होता है, एक हमारा इंटरेस्ट होता है, जो कि पता है आपको कि कितना आपको कूपन रेट मिलने वाला, क्या इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है। शेयर्स में ये फिक्स्ड नहीं होता, पता नहीं होता है, ठीक है, पर यहाँ पे ये पता होता है। इसके अलावा क्या होता है, रिडेम्पशन वैल्यू, मैच्योरिटी पे क्या होता है, आपको बॉन्ड की जो वैल्यू है वो आपको पे करनी पड़ती है, रिडीम करना पड़ता है ना, या बॉन्ड होल्डर को पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है, रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाती है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है, तो वो भी तो मिलेगी, तो उसका भी आपको, वो भी कैश फ्लो होगा आपको, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं और रिडेम्पशन वैल्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ना, डिस्काउंट रेट पे। मतलब इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी जो भी कूपन्स हैं, जो भी रिडेम्पशन वैल्यू है, इन सबको आपको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आना होगा। अब डिस्काउंट किस रेट पे करेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, ठीक है, वो मेंशंस रहता है क्वेश्चन में, तो उसी के बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन शॉर्ट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कुछ नहीं है, आपकी जितने भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है। ठीक है, सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके जब आज के रेट पे आज ले आते हैं, उसको ही टोटल में क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ना हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बात समझ में आया, कैश फ्लोज की करनी है, पर करेंगे कैसे, जैसे आपने वहाँ पे फॉर्मूला देखा था सेम तरीके से यहाँ पे भी हम बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे लिखेंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कई जगह लिखा रहता है। वी इज इक्वल टू वॉट, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आपका इसी तरह कंटिन्यूस चलेगा C3 C4 C5 CN नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, बॉन्ड 8 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है, जितने साल का होगा वो लास्ट ईयर आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एंड दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, इन सब का सम होगा, प्लस आपको लास्ट ईयर एक चीज़ और मिलेगी, क्या, रियलाइजेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, तो वो भी आपको डिस्काउंट करके ले आना होगा, तो RV डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर N। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये C1 C2 C3 CN ये सब क्या है, ये कूपन या इंटरेस्ट रेट है जो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कितने साल तक आपको मिलेगा, बॉन्ड कितने साल का है, तो आपको वो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, n टाइम पीरियड है, वो ईयर है। ठीक है, तो C1 C2 मतलब हर साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं कूपन रेट के थ्रू। ठीक, RV क्या थी, RV आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू है, जब बॉन्ड का पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा, मैच्योरिटी हो जाएगी उस बॉन्ड की, तो जो वैल्यू आपको रिडीम करके मिलेगी वो रिडेम्पशन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा जो आई नीचे दिया गया है ना 1 प्लस आई, वो क्या है, वो आई आपका डिस्काउंटिंग रेट है ना, वो डिस्काउंटिंग रेट जिस रेट से आपको ये प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है।
इज इट क्लियर? तो वो रेट आपका डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब देखिए ये जो C1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है, बेसिकली ये क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई होता है, जिसको हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है C डिवाइड बाई 1 प्लस आई, है ना। तो ये जो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है या 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 है, पावर 3 है, इस तरह से जो ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए ना, ये क्या है, यही आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, जिनको जैसे ही आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने इंटरेस्ट रेट से, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर है? देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है ना, इसी को जब आप कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कूपन मतलब कूपन का अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 1। ठीक, इसी तरह से कूपन डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 2, ये चीज़ आपका फॉर्मूला में दिख रहा है। ठीक है, पर बेसिकली 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 1 या 2, ये सब क्या है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है वो इसी से आता है हर ईयर तक का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप निकालते हैं ना, उसको निकालने के कई ऑप्शंस होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो ये हो गया, पर कैलकुलेशन करने के कई तरीके हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का देख सकते हैं कि कितने वैल्यू है। ठीक है, आप लॉग टेक्निक से देख सकते हैं, कैलकुलेटर से देख सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वीडियो में हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम कैलकुलेटर कैलसी की हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिए कि हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, आपको वो ऐप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो हमारी वैल्यू आती है, बॉन्ड की वैल्यू आ गई, V इज इक्वल टू वॉट, बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड की प्राइस, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे इसके बेसिस पे? तो देखिए अगर मार्केट की जो प्राइस है वो ज़्यादा है आपके वैल्यू ऑफ बॉन्ड से, जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, आपने जो कैलकुलेट करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाली उससे, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड बॉन्ड है। मतलब जितनी की वैल्यू है नहीं, हिडन वैल्यू जितनी रियल वैल्यू है नहीं, उससे ज़्यादा तो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है, उससे ज़्यादा की प्राइस पे मार्केट में कोट कर रहा है, तो इसे हम ओवर वैल्यूड बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे सिनेरियो में इसे परचेज करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो ये वो टाइम है जब आप उसको, इस बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कैलकुलेट किया, वहाँ पे मार्केट प्राइस से वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, मतलब मार्केट प्राइस कम है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज़्यादा आया, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कहेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है। जितना उस बॉन्ड की रियल वर्थ है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो ज़्यादा है और मार्केट में वो कम कोट किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे अंडर वैल्यूड बॉन्ड। तो ऐसे सिनेरियो में जो अंडर वैल्यूड बॉन्ड होते हैं, तो यही वो टाइम होता है जब इसे परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी परचेज करके रखा है तब क्या करेंगे आप, तो ये बेटर टाइम है कि आप इसे होल्ड करके अभी कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर परपेचुअल बॉन्ड होता है, मतलब इन्फिनाइट टाइम के लिए बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लंबे टाइम तक रिडेम्पशन वैल्यू कुछ आनी नहीं है, वही कूपन और वही इंटरेस्ट। तो परपेचुअल बॉन्ड में कांस्टेंट हम मानते हैं इंटरेस्ट रेट, तो सिंपली क्या हो जाता है, कूपन रेट डिवाइडेड बाय वो इंटरेस्ट आपका। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो आपका, बस आपका वैल्यू निकल के आता है। तो मैं इन शॉर्ट आपको वो भी बता दी, परपेचुअल वाला भी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको पूरा ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए कि कॉर्पोरेशन है जिन्होंने बॉन्ड इशू किया और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, अब वो रिडीमेबल कब है, प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। तो आपको पता चल जा रहा है कि 3 साल के बाद रिडीमेबल है, फेस वैल्यू 1000 है, और जब रिडीम होगा तो 10% के प्रीमियम से होगा। फिर इसमें और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्काउंट रेट है, ठीक है, आपको मिल गया डिस्काउंटिंग रेट, जिस रेट पे आपको डिस्काउंट करके ले आना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, वो रेट कितना है, 12% का। और जो कूपन रेट है वो कितना है, 8% का। मतलब इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा इन बॉन्ड होल्डर को, 8% के रेट से दिया जाएगा। आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि आप इसके साथ ये भी बताइए कि अगर आपको बॉन्ड को बाय करना चाहिए अगर मार्केट में इसकी प्राइस 1050 है या 800, अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको वो सिनेरियो दे रहा है कि मार्केट की प्राइस, आप समझ लीजिए कि अगर मार्केट की प्राइस 1050 है या मार्केट प्राइस 800 है और आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो भी आ रही हो, आप फिर कंपेयर करके मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ अब इस बॉन्ड को आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वुड यू बाय दिस बॉन्ड? ठीक है, अगर मार्केट प्राइस इतनी दी गई है तो ये भी डिसीजन आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज कर लेते हैं। सो फेस वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 रुपीज़ की, कूपन रेट कितना है, 8%। तो आपको तो एक कूपन अमाउंट मतलब करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट मैटर करेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू, 8% 1000
फेस वैल्यू थी, तो 80 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। याद रहेगा आपको, ठीक है। 80 रुपीज़ को आपको डिस्काउंटिंग करके हर साल लेके आना है। तो आपको पहले साल 80 रुपये मिलेगा, फिर दूसरे साल 80 रुपये मिलेगा, फिर तीसरे साल 80 रुपये मिलेगा, है ना। तो ये जो पहले साल 80 रुपये मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू, क्योंकि खरीदने जाएंगे तो आज खरीदेंगे ना, तो जो एक साल बाद आपको 80 रुपये मिलने वाले उसकी आज की क्या वैल्यू है वो हम निकालेंगे। सेकेंड ईयर जो 80 रुपये मिलेंगे उसकी आज की क्या वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। फिर थर्ड ईयर जो 80 रुपये मिलेंगे उसकी क्या आज की वैल्यू होगी वो निकालेंगे। इस तरीके से हम उसको डिस्काउंट करके ले आएंगे, ठीक। फिर हमारा डिस्काउंट रेट गिवन है कितने परसेंट से, 12%, तो उसको डेसिमल में कर लेंगे 0.12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.12 आ जाता है, ठीक है। फिर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें तो एन कितना है, 3 ईयर्स का है। अब बात करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की, तो रिडेम्पशन वैल्यू के लिए उन्होंने मेंशन किया कि फेस वैल्यू पे मतलब प्रीमियम है, 10% प्रीमियम पे मिलेगा। तो 10% प्रीमियम का क्या मतलब हुआ कि 1000 तो मिलेगा प्लस 10% 1000 का और, तो कितना हो जाएगा 1100। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी निकल के आई 1100, मतलब थर्ड ईयर में तो 80 रुपये मिलेगा इंटरेस्ट का, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा 1100 रुपये और मिलेगा, ठीक है, जितने का आपने खरीदा था प्रीमियम के साथ। तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट के को डिस्काउंटिंग करके लेके जाना है, और जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जो रिडेम्पशन वैल्यू है, उसको भी डिस्काउंटिंग करके लेके आना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में पता है कि क्या है, ठीक है। अब फॉर्मूले पे हमको वैल्यू पुट करनी है। देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि C1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई क्या है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई है, आई मतलब डिस्काउंटिंग रेट, ठीक। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कूपन मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, तो हम इसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। 80 फर्स्ट ईयर का 1 डिवाइड बाई, और डिस्काउंटिंग रेट कितना 12%, तो डेसिमल में हमने कर लिया था 0.12, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 फर्स्ट ईयर का, एक साल का खत्म। सेकेंड ईयर फिर आपको 80 रुपये मिलने वाले हैं, और फिर डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 सेकेंड ईयर का, ठीक। फिर थर्ड ईयर का आपने इसी तरीके से किया। अब इन सबका टोटल हो जाएगा, प्लस आपको और क्या मिलेगा 1100 रुपये, और उसको भी डिस्काउंटिंग करके आपको थर्ड ईयर का लेके आना है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 का थर्ड ईयर। इसको इन शॉर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे 80 डिवाइड बाई 1.12, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 1, 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 2, 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 3, इस तरह से भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। प्लस कर देंगे 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मतलब 1.12 के पावर 3। इज इट क्लियर। इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो गई। अब आप समझिए आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है। ये मैंने ब्रेक करके इसीलिए लिखा है 80 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1.2, क्योंकि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का सिर्फ 12 का मिलना है, जो आएगा उसको आपको 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है और अपने इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाना है, दैट्स इट। तो हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्वेश्चन ये आता है आपको डिस्काउंटिंग जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे इस डिस्काउंटिंग रेट का। तो देखिए क्या है 1 डिवाइड बाई 1.12 मतलब 12% का आपको निकालना है फर्स्ट ईयर का, 12% का सेकेंड ईयर का, 12% का थर्ड ईयर का। हम यहाँ पे चार्ट्स की हेल्प से निकालना देखते हैं कि चार्ट की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो है आपका टेबल आ गया, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, आप एग्जाम में मांगेंगे भी तो भी आपको ये टेबल मिल जाता है। आपको नहीं मिलता है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी टीवीएम में बता रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना रेट देखिए, डिस्काउंटिंग रेट किस रेट से आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। तो 12% की रेट से चाहिए हमारे क्वेश्चन में, तो 12% गिवन है यहाँ पे, ठीक। कितने साल तक का चाहिए, ईयर्स में चले आइए, आपको 3 साल तक का चाहिए, ठीक है, 1 2 3 ईयर्स तक का। तो 3 ईयर्स तक का 12% में क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.893, 0.797, 0.712, 3 डिजिट में दिया गया है। कैलकुलेटर से आप निकालिए तो आप 4 डिजिट तक का भी निकाल सकते हैं, तो वो 3 डिजिट में सही रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बस वैल्यू पुट करते जाएंगे और 80 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, सिंपली। सो ये तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन थी बस उसको फॉर्मूले पर पुट कर लिया है। अब क्या करना है, 80 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 0.893, फिर 80 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से 0.797, फिर हमने थर्ड ईयर मल्टीप्लाई कर दिए, थर्ड ईयर को किया 80 जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसको थर्ड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को टोटल कर दिया। फिर इसी तरह रिडेम्पशन वैल्यू जो है उसको भी थर्ड ईयर के ही डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि तीसरे साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और तीसरे साल ही आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी, इसलिए जो थर्ड ईयर है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1100 से सेम से मल्टीप्लाई हुआ है, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में भी और 1100 में भी। और ये बात समझा दूँ आपको कि ये चीज़ है क्या 893, 797, 712, 712, ये सब क्या चीज़ है समझिएगा। कहने का मतलब 1 रुपये की वैल्यू जो है, अगर 12% से डिस्काउंट करा रहे हैं तो 1 रुपये की वैल्यू
जो ₹1 आपको दिख रहा है वो फर्स्ट ईयर आपको जो ₹1 मिलेगा वो अगर आज लेके आए तो 89 पैसे हैं। सेकंड ईयर अगर आपको ₹1 मिल रहा है तो आज अगर लेके आए तो 79 पैसे हैं वो, ठीक है, मैं 2 डिजिट में बता रही हूँ। इसी तरह अगर जब थर्ड ईयर आपको ₹1 मिला इंटरेस्ट के नाम पे, तो उसको अगर हम डिस्काउंट करके आज देखें तो आज सिर्फ 71 पैसे हैं। ये समझ में आया? ये चीज़ ये कह रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर करने का मतलब ये हुआ, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहे हैं वो ये चीज़ हुई। ₹1 की वैल्यू बता रहा है कि ₹1 अगर आपको तीसरे साल मिल रहा है ना, तो कहने को 3 साल के बाद आपको थर्ड ईयर ₹1 मिल रहा है, पर अगर आज देखिए ना तो वो आज सिर्फ 71 पैसे हैं, 0.712 जो है। बात समझ में आई? ये है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ₹80 जो हर साल मिलने वाला है उसको डिस्काउंट करा के आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कि कहने का मतलब इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो और समझ पाएंगे। 80 मल्टीप्लाई बाई 0.893 किया तो कितना आया 71.44। मतलब पहले साल जो आपको ₹80 का इंटरेस्ट मिलेगा ना, एक्चुअली अगर आज देखिए तो वो सिर्फ 71.44 रुपीज़ है। ₹71 जो एक साल बाद ₹80 दिख रहा है वो एक्चुअली आज अगर देखिए तो कितने रुपए की उसके बराबर कितनी वैल्यू है, ₹71 की वैल्यू है। इसी तरह से सेकेंड ईयर जो ₹80 मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर आज देखिए तो सिर्फ 63 रुपीज़ की वैल्यू है उसकी। थर्ड ईयर जो 80 रुपीज़ आपको मिल रहा है उसको अगर आज देखिए ना तो सिर्फ 56 रुपीज़ की वैल्यू है। जो थर्ड ईयर आपको 1100 कहने को मिलेगा, उस बॉन्ड का रिडीम होकर आपको ₹1100 मिलेगा, पर अगर उसको आज देखिए तो आज कितने का है, 783 रुपीज़ का है उसका। मतलब आपको सिर्फ 783 मिल रहे हैं आज की डेट में। तो आपने फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज को आज से कंपेयर किया, उन सबकी वैल्यू को आज लेके आए, और जब इस तरह से निकाला तो आपने देखा कि ये बॉन्ड की रियल वैल्यू कितनी है, 975.36 रुपीज़, 975 रुपये है। ठीक है, जो 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू का बॉन्ड दिख रहा है वह एक्चुअली है कितने का, 975 रुपये का है। रियल वैल्यू उसकी कितनी है, 975 है। ये इस तरीके से हमने बॉन्ड की वैल्यू की। अब इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं कि बाय करना है कि नहीं। जो उन्होंने कंडीशन दे रखी थी, उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी कि भाई मार्केट प्राइस अगर 1050 है तो आप बताइए क्या बॉन्ड परचेस करेंगे कि नहीं। अब आप देखिए मार्केट प्राइस 1050 और आपके बॉन्ड की वैल्यू 935 आई है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है और बॉन्ड की वैल्यू कम है। सो इफ मार्केट प्राइस इज 1050 देन इट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ 975, है ना। आपकी बॉन्ड की वैल्यू से ज़्यादा की मार्केट में प्राइस लगी हुई है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो हमें इस वक्त परचेज नहीं करना चाहिए। अगर परचेज करके रखा है तब तो सेल कर देते, पर वहाँ पे पूछा ना कि आप बाय करेंगे कि नहीं करेंगे क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई ओवर वैल्यूड है। अगर वही 800 होती मार्केट की प्राइस तब तो मार्केट प्राइस कम है वैल्यू ऑफ बॉन्ड से, क्योंकि मार्केट की प्राइस 800 है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड 975 है। सो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे येस रियल वर्थ तो उसकी ज़्यादा है और मार्केट में कम प्राइस कोट किया गया, तो यही टाइम है, ये अंडर वैल्यूड है, यही टाइम है इसे बाय कर लेना चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो में हम बाय कर लेंगे। तो 800 के केस में हम बाय करेंगे और 1050 के केस में हम बाय नहीं करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।